हेलो स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे फाइनल अकाउंट बनाने के आपको कौन कौन से पॉइंट ध्यान में रखने हैं और उसको फॉलो करना है जिससे आप फाइनल अकाउंट अच्छे से टैली कर पाएंगे। अभी तक आप फाइनल अकाउंट बनाना सीख गए होंगे लेकिन टैली कौन कितने बच्चे कर पाते हैं वो मतलब पूरे सारे बच्चे नहीं टैली कर पाते। उसके लिए आप ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि कौन कौन से पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं ताकि आपका फाइनल अकाउंट है जो है टैली। सबसे पहला पॉइंट है, ये तो इजी पहले पहले पॉइंट इसमें सिर्फ 4-5 पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पे बच्चे अटक जाते हैं, उनकी वजह से उसका फाइनल अकाउंट जो है टैली नहीं होता। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ये देखो ये हमें ट्रायल बैलेंस दिया गया है। ये पूरा ट्रायल बैलेंस है, आपकी बुक का ही पहला क्वेश्चन है ये जो मैंने आपको बताया लिया यहाँ पे लिया है। ये ट्रायल बैलेंस दिया, ये है डेबिट साइड और ये है क्रेडिट साइड। ठीक है, ये डेबिट साइड हो गई, ये क्रेडिट साइड हो गई। अभी हमें क्या करना है, जब भी आप फाइनल अकाउंट बनाएंगे तो ये जो पूरे ट्रायल बैलेंस में जितने भी आइटम है ना उनकी एंट्री बस एक बार ही होगी। उनकी एंट्री कितने बार होगी, बस एक बार ही होगी। और ट्रायल बैलेंस जो आइटम है उनकी एंट्री कितनी, एक बार। और जो एडजस्टमेंट में जो आइटम है उनकी एंट्री कितनी बार होगी, उनकी 2 बार एंट्री होगी। फाइनल अकाउंट में उनकी एंट्री 2 बार हो गई। और ट्रायल बैलेंस में जो आइटम है उनकी एंट्री एक बार हो गई, एक बार होगी। ये बात तो आपको समझ में आया होगा। एडजस्टमेंट में जो 2 बार होगी वो 2 बार कहाँ पे होगी, अगर कोई पर्टिकुलर एडजस्टमेंट है उसका 2 इफेक्ट हमें देने होते हैं। एक तो ट्रेडिंग अकाउंट रहेगा, एक तो ट्रेडिंग, एक इफेक्ट उसका ट्रेडिंग अकाउंट में होगा तो कभी एसेट या फिर लाइबिलिटी साइड में होगा, या फिर पीएनएल में होगा, या फिर एसेट एंड लाइबिलिटी साइड में होगा। ठीक है, इस तरह से हो सकता है। इस तरह से आपको एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट हुए हैं। ये 2 बात क्लियर हो गई आपको। स्टार्ट आप यही करेंगे, आपको जब आप फाइनल अकाउंट बनाना स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट यही से करना है। हर एक ट्रायल बैलेंस के जितने भी आइटम है उनकी एंट्री एक बार करके लेनी है पूरे फाइनल अकाउंट में। ट्रेडिंग में कौन सा जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस कौन सा जाएगा, एसेट में कौन सा जाएगा, ये तो अभी तक आपको पता चल गया ही होगा। लेकिन ये फाइनल अकाउंट बनाते वक्त जो मैं रूल्स अभी बता रही हूँ अगर वो आपको पता होगा ना तो 99.9% जो फाइनल अकाउंट है वो टैली कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। अभी देखो ये डेबिट बैलेंस है और ये क्रेडिट बैलेंस है। फाइनल अकाउंट में एंट्री करते वक्त जो ट्रेडिंग अकाउंट आप बनाते हो, ट्रेडिंग अकाउंट, उसमें है ना आप जो भी चीजें एंटर करते हो ना वो डेबिट साइड की चीज आपको एंटर करना है। ट्रायल बैलेंस में जो भी आप इसको इस बात पे अच्छे से ध्यान देना। ठीक है, डोंट कंफ्यूज। ठीक है, ट्रायल बैलेंस में ये ट्रायल बैलेंस में जो भी चीजें डेबिट साइड में है उसकी एंट्री आप करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के, अभी आपका ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। और ट्रायल बैलेंस में जो भी एंट्रीज क्रेडिट साइड में है, ये क्रेडिट साइड है तो उसकी एंट्री आप करेंगे क्रेडिट साइड में। यहाँ पे कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है आपको, जो डेबिट में है वो डेबिट में जाएगा, जो क्रेडिट में है वो क्रेडिट में जाएगा। इतना बात क्लियर हो गया। ठीक है, अभी हम बात करते हैं पीएनएल की। ट्रेडिंग की तो बात हो गई, अभी पीएनएल की। जो भी आइटम आप एंटर करोगे पीएनएल में, अभी कौन कौन सा आइटम पीएनएल में एंटर करने हैं ये आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं है तो मेरे वीडियोस आप देख लीजिए, वहाँ पे मैंने क्लियरली अच्छे से एक्सप्लेनेशन देके बताया है कि कौन कौन से मतलब प्रॉब्लम ही सॉल्व करके मैंने आपको बताया है कि कौन सी एंट्री आपको कहाँ पे करनी है। ठीक है, तो अभी पीएनएल हम देखते हैं। अभी देखो ट्रायल बैलेंस में जो भी आइटम है, समझो हम पीएनएल देख रहे हैं तो डेबिट साइड के जो आइटम है वो डेबिट में जाएंगे और क्रेडिट साइड के जो आइटम है क्रेडिट में। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट और पीएनएल दोनों का भी सेम ही है। पीएनएल और ट्रेडिंग में दोनों का भी सेम ही है कि ट्रायल बैलेंस में जो डेबिट में आइटम है वो डेबिट में ही जाएंगे और ट्रायल बैलेंस में जो क्रेडिट में आइटम है वो क्रेडिट में जाएंगे। दोनों ही केस में ट्रेडिंग अकाउंट में भी और पीएनएल में। अभी नेक्स्ट देखते हैं हम बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में उल्टा है। ठीक है, तो तभी जो लाइबिलिटी साइड होगी ना, लाइबिलिटी, वहां पे ट्रायल बैलेंस के जो क्रेडिट साइड के आइटम है ना वो जाएंगे लाइबिलिटी साइड में। और एसेट साइड में ट्रायल बैलेंस के जो डेबिट साइड के आइटम है वो जाएंगे। आया आपको समझ में? एसेट्स में क्या जाएगा, एसेट साइड में डेबिट साइड के आइटम जाएंगे, तो यहाँ पे देखो उल्टा। और लाइबिलिटी साइड में क्रेडिट साइड के आइटम जाएंगे। ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड के आइटम जाएंगे एसेट में, ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड के आइटम जाएंगे लाइबिलिटी में। इतना क्लियर हो गया। अभी नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है, देखो यहाँ पे आपने देखा होगा सैलरीज है। देखो सैलरीज है, यहाँ पे खाली सैलरी दिया है, तो सैलरी दिया है तो इसको आपको कुछ दिक्कत नहीं है। सैलरी है ठीक है, तो आप उसकी एंट्री करोगे कहाँ पे, पीएनएल के डेबिट साइड में। लेकिन यहाँ पे अगर ऐसा दिया होता वेजेस एंड सैलरी तो उसकी एंट्री आप कहाँ पे करते, जब भी वेजेस एंड सैलरी दिया होता है ना तो उसकी एंट्री होती है ट्रेडिंग अकाउंट। देखो इसके रिलेटेड ये पॉइंट है वो हम देखते हैं।
ये फर्स्ट में हो गया। इफ द सैलरी एंड वेजेस आर गिवन एज ए सेपरेट आइटम्स, सैलरी अलग से दी है, वेजेस अलग से दिया है, वेजेस आर शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, तभी आपको क्या करना है, सैलरी तो डेबिट साइड में जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, P&L के डेबिट साइड में, और वेजेस कहाँ पे जाएगा, अलग अलग से दिया है, सैलरी भी दिया है, वेजेस भी दिया है, लेकिन अलग अलग से दिया है, तो उसकी एंट्री आप कहाँ पे करोगे, P&L में किसकी एंट्री जाएगी, सैलरी की, और ट्रेडिंग अकाउंट में किसकी एंट्री जाएगी, वेजेस की एंट्री आप करोगे ट्रेडिंग अकाउंट में। लेकिन कभी कभी आपको क्वेश्चन में दिया जाता है सैलरी एंड वेजेस एक साथ दिया जाता है, सैलरी एंड वेजेस, तभी क्या करोगे, तभी आपको ये उठा के P&L में ही डालना है, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग उसकी सैलरी से, जब भी स्टार्टिंग उसकी वेजेस से होती है ना, उल्टा दिया जाता है, सैलरीज एंड वेजेस ना देके वेजेस एंड सैलरी दिया जाता है, वेजेस से स्टार्टिंग होती है, तो उसकी एंट्री होगी ट्रेडिंग अकाउंट। ये देखो छोटा सा पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, ठीक है, इस छोटे, क्योंकि आपका फाइनल अकाउंट आप बना लेते हो, लेकिन छोटा सा कुछ पॉइंट होता है ना, छोटे से अमाउंट से ऊपर नीचे हो जाता है वो, तो सैलरी एंड वेजेस कहाँ पे डालनी है आपको, ट्रेडिंग अकाउंट में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इफ द ट्रायल बैलेंस कंटेन्स ओनली ट्रेड एक्सपेंस, ट्रायल बैलेंस आपको दिया जाता है, उसमें ट्रेड एक्सपेंस होता है, खाली बस ट्रेड एक्सपेंस दिया होगा ना, तो उसके अंदर कहाँ पे डालोगे, द आइटम विल बी शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तभी आपको अकेला ही आया ना ट्रेड एक्सपेंस, तो उसको आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालना है। बट इफ द ट्रायल बैलेंस trade expense and also other items like sundry expense, general expense, office expense, miscellaneous expense, the trade expense, the item trade expense is shown on the debit side of trade income, लेकिन ट्रेड एक्सपेंस के साथ जनरल एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस, मिसलेनियस एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंस, ऐसे भी एक्सपेंस अगर ट्रायल बैलेंस में आपको दिए गए हैं, तो उस ट्रेड एक्सपेंस की एंट्री, खाली ट्रेड एक्सपेंस की बात करें मैं, तो ट्रेड एक्सपेंस की एंट्री आपको क्या करनी है, ट्रेडिंग अकाउंट में करनी है, और बाकी के जो सारे आइटम है उनकी एंट्री करनी है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ध्यान में आया, ये भी एक पॉइंट है जिसके हर जो प्रॉब्लम होता है उसमें एक एक पॉइंट आपको मतलब दिया जाता है, जिस जो डिफरेंट होता है, आपको पता ही नहीं होता कि इसको आपका थोड़े से अमाउंट से ऊपर नीचे होता रहता है प्रॉफिट एंड लॉस, और बैलेंस शीट टैली नहीं होती, तो ये जो चीजें ना उनके वजह से ये होता है, ये चीजें आपको पता होगी ना, तो आपका हर एक प्रॉब्लम टैली हो ही जाएगा, ठीक है। तो अभी देखो ट्रेड एक्सपेंस की अगर अकेला होगा तो उसकी एंट्री हम करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में, लेकिन अगर ट्रेड एक्सपेंस के साथ बाकी के लोग होंगे, बाकी का ट्रेड एक्सपेंस, बाकी का जमेला लेके आएगा, सन्ड्री एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस, मिसलेनियस एक्सपेंस, ऐसा होगा ना, तो ट्रेड एक्सपेंस जाएगा, उसका घर बदल जाएगा, उसका घर कहाँ होगा, ट्रेडिंग अकाउंट में, हाँ, और बाकी के लोगों का घर होगा P&L में, ठीक है, डेबिट साइड, एक्सपेंस है तो डेबिट साइड में जाएगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अभी नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, 7th, द एडजस्टमेंट फॉर बैड डेट्स एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स should be effected after other adjustment for debtors are given effect to. Such adjustment can be unrecorded sales, drawing included in debtors, drawing treated as sales। देखो, आपको ये बैड डेट्स और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ये एडजस्टमेंट तो हर प्रॉब्लम में रहती है, तो इसमें आपको माहिर होना ही, मास्टर होना ही है, ठीक है। तो बैड डेट्स के प्रॉब्लम में क्या करना है आपको, हर तरह के हर बार एक नया कुछ इशू आपको दिया जाता है, और इसलिए आपको ये पॉइंट पता होना जरूरी है। The adjustment for bad debts or provision for bad and doubtful debts should be effected after other adjustment। बाकी के भी एडजस्टमेंट अगर आपको दिए हैं प्रॉब्लम में कि भाई वहाँ पे कुछ रिकॉर्डेड सेल भी है, ड्राइंग इंक्लूडेड इन डेटर्स, और डेटर्स में ड्राइंग मतलब पार्टनर ने कुछ मटेरियल निकाला है खुद के यूज के लिए, ड्राइंग भी है, ड्राइंग ट्रीटेड एज सेल वो भी है, ये ऐसे कुछ आइटम आपको एडजस्टमेंट में दिए हैं, प्रॉब्लम में दिए हैं, ट्रायल बैलेंस में दिए हैं, तो ये सब झमेला आपको पहले क्लियर करना होगा, और उसके बाद आपको जाना है बैड डेट्स की तरफ। आए समझ में, सबसे पहले ये सब झमेला आपको क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद आप बैड डेट्स और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स की तरफ जाएंगे, उसके बाद ही आपको वो एक्चुअल अमाउंट मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं करना है, आप सबसे पहले आप ये सीक्वेंस आपके ध्यान में रखना है, सबसे पहले आप गए डेटर में से बैड डेट्स माइनस किया, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स उस पर चार्ज किया 5%, 10%, तो ये पूरा प्रॉब्लम आपका गलत हो जाएगा, कैलकुलेशंस गलत हो जाएगी, आपका बैलेंस शीट टैली ही नहीं होगा, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है ये चीज कि सबसे पहले यहाँ पे जो बताई गई है वो चीज आपको सबसे पहले वहां पे रिकॉर्ड करनी है, अनरिकॉर्डेड सेल्स, ड्राइंग इंक्लूडेड इन डेटा, ड्राइंग प्रिपेयर्ड एसेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। अभी नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट भी उसके ही रिलेटेड है, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स शुड बी गिवन इफेक्ट आफ्टर द एडजस्टमेंट फॉर बैड डेट्स एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। अभी हमने देखा क्या, बैड डेट्स और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स के इफेक्ट कब देने हैं वो सीखा, तो अभी हमें सीखना है कि रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, देखो इसका फुल फॉर्म वही आता है RDD,
रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स और रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, इसका भी ये वही आता है, ठीक है। तो आरडीडी जो है आपको चार्ज कभी करनी है बैड डेट्स और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स के बाद ही आपको आरडीडी चार्ज करनी है, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ये भी एक पॉइंट है, ये आपको ध्यान में रखना है, अच्छे से ध्यान रखो क्योंकि इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं, थोड़ा सा फर्क रह जाता है, थोड़े से 1-2% का फर्क हो जाता है और अमाउंट गलत हो जाती है और फाइनली बैलेंस शीट टैली नहीं होती है। तो ये ध्यान में रखना है जब भी आपको प्रॉब्लम में रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स दिया होगा तब बैड डेट्स एंड प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स को चार्ज करने के बाद के परसेंटेज निकालने के बाद जो अमाउंट बचती है उस पे ही रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स आपको चार्ज करने हैं, कैलकुलेट करने हैं, तभी आपका प्रॉब्लम सही होगा, टैली होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है 9th नंबर का है, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स शुड बी गिवन इफेक्ट, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स शुड बी गिवन इफेक्ट आफ्टर मेकिंग ऑल अदर एडजस्टमेंट कंसर्निंग क्रेडिटर्स, यहाँ पे भी वही सेम बताया गया है, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स ये बाकी के जो झमेले हैं उसको क्लियर करने के बाद ही उसका इफेक्ट देना है। जैसे क्रेडिटर्स दिया है आपको 5000, ठीक है, उसमें आपको दिया है लेस क्रेडिटर्स के मतलब और कोई एडजस्टमेंट आपको दी है क्रेडिटर्स के बारे में, तो वो पहले आपको वहाँ पे लिखनी है, माइनस करनी है या फिर प्लस करनी है, और उसके बाद ही लास्ट में आपको रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स चार्ज करना है, ठीक है। क्रेडिटर्स के तो ज्यादा एडजस्टमेंट रहते नहीं है, ज्यादा से तो क्या आउटस्टैंडिंग वगैरह ऐसे ही होते हैं, वो भी उसमें क्रेडिटर्स में नहीं जाते, ठीक है। तो क्रेडिटर्स के बारे में अगर आपको दिया होगा कि रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, तो बाकी के जो क्रेडिटर्स के रिलेटेड एडजस्टमेंट्स है वो सबसे उससे पहले चार्ज करने हैं, वहाँ पे एडिशन सब्सट्रैक्शन करना है और उसके बाद ही रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स आपको काउंट करना है, कैलकुलेट करना है लास्ट में, ठीक है। नेक्स्ट, हिडन सेल्फ एक्सक्लेमेटरी adjustment are to be given effect even if there is no special instruction in the problem in this respect. देखो आपको प्रॉब्लम्स दिए जाते हैं उसमें हिडन एडजस्टमेंट्स होते हैं, वो हिडन एडजस्टमेंट भी आपको समझ में आने चाहिए। देखो जैसे कि ट्रायल बैलेंस है हमारा, इसमें हिडन एडजस्ट है, देखो इसे कहते हैं हिडन एडजस्टमेंट। देखो गवर्नमेंट 10% गवर्नमेंट बॉन्ड परचेस्ड ऑन 1 अक्टूबर 2018, तो यहाँ पे क्या हिडन एडजस्टमेंट है, इसे बोलते हैं हिडन एडजस्टमेंट। और ये जो हिडन एडजस्टमेंट होती है ना उसके भी दो इफेक्ट आपको देने होते हैं। देखो यहाँ पे बोला है कि 10% मतलब क्या, 10% उसको इंटरेस्ट मिलेगा गवर्नमेंट बॉन्ड पे, ठीक है। गवर्नमेंट बॉन्ड कितना है 40,000 का, उस पर 10% इंटरेस्ट मिलेगा। कभी परचेस किया है 1 अक्टूबर 2018 को, तो आपका ईयर कौन सा चालू है, 31 मार्च 2019 चालू है ना। तो आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करते वक्त पूरा नहीं कैलकुलेट करना, आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करते वक्त आपको आधे महीने का आधे साल का ही कैलकुलेट करना है, अक्टूबर से मार्च तक का कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अगर पूरे साल का कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे बस देखिए तो आपका पूरा प्रॉब्लम टैली नहीं होगा, आपका वापस से फेल हो जाएगा प्रॉब्लम। तो ऐसे हिडन एडजस्टमेंट दिए जाते हैं जो आपको समझने जरूरी होते हैं, और उसके भी दो इफेक्ट होते हैं, हिडन एडजस्टमेंट के भी दो इफेक्ट देने होते हैं, आखिर है तो वो एडजस्टमेंट ही ना। नेक्स्ट यहाँ पे देखो एडवर्टाइजमेंट दिया है, 2 साल का दिया है और परचेस का दिया 1 जनवरी 2019 को परचेस किया, तो यहाँ पे भी आपको पूरे साल का नहीं डालना है। देखो यहाँ पे कितना दिया है 10,000 और परचेस कितना दिया है और एडवर्टाइजमेंट की अमाउंट कितनी है 10,000, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए लिया है, और कभी के ऐसे है 2019 से, तो ये भी एक हिडन एडजस्टमेंट है, 2 साल के लिए लिया है, तो ये भी एक हिडन एडजस्टमेंट। तो यहाँ पे प्रीपेड एक्सपेंस की दूसरी एडजस्टमेंट आई वो कितनी है, वो आपको निकालनी होगी कैलकुलेशन करके, हाँ समझ में। और इसके भी दो दो इफेक्ट होंगे, एक तो प्रीपेड एक्सपेंस में जाएगा एसेट साइड में, और एक तो यहाँ पे लेस हो जाएगा, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट से। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, ये तो होगा क्लोजिंग स्टॉक शुड बी टेकन एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस व्हिचएवर इज लेस। आपको क्लोजिंग स्टॉक के दो अगर अमाउंट दिए हैं, दो फिगर दिए, तो उसमें से कम कौन सी प्राइस है ना वही आपको लेनी है। देखो कॉस्ट प्राइस दी जाती है और मार्केट प्राइस दी जाती है, एक तो कॉस्ट प्राइस दी जाती है, मार्केट प्राइस दी जाती है, तो मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस में वैल्यू कम किसकी है, अमाउंट कम किसकी है, वही आपको क्लोजिंग स्टॉक कंसिडर करना है, ये भी एक ध्यान में रखना बात, ठीक है। नेक्स्ट है, if a manager or a partner is allowed commission at certain percentage on the net profit, such commission should be calculated on the following manner depending upon how the commission is quoted. अगर किसी को तो मैनेजर को या पार्टनर को कमीशन देना है तो उसको कैलकुलेशन कैसे करना है वो यहाँ पे बताया गया है। कमीशन अमाउंट कैसे निकालनी है, रेट ऑफ कमीशन मल्टीप्लाई बाय नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय 100, it is on the net profit before charging such commission,
इस तरह से आपको निकालना, ये तो क्वेश्चन में ज़्यादा आता नहीं है, लेकिन ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगर किसी क्वेश्चन में आ भी गया तो आपको वो निकालना आना चाहिए। इफ इट इज नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, पहले नेट प्रॉफिट के पहले अगर कमीशन दे रहे हैं तो उसके लिए ये फॉर्मूला यूज करना है। और नेट प्रॉफिट के बाद में अगर कमीशन दे रहे हैं तो उसके लिए ये फॉर्मूला यूज करना है सेकंड नंबर का, रेट ऑफ कमीशन मल्टीप्लाई बाय नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, when the date of drawing are not given, interest of drawing should be calculated on average basis for 6 months। जब भी देखो कभी-कभी ना ड्राइंग दिया जाता है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया जाता है, लेकिन परसेंटेज कितना है वो दिया ही नहीं जाता। तभी आपको क्या करना है, ये भी क्वेश्चन में आता है कभी-कभी, ठीक है? तभी आपको क्या करना है, द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग शुड बी कैलकुलेटेड ऑन द एवरेज बेसिस ऑफ और फॉर 6 मंथ। तभी अगर दिया नहीं है ना तो आपको एवरेज बेसिस पे वो कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट, या फिर बस 6 मंथ्स के लिए कैलकुलेट करना है। देखो यहाँ पे दिया है फॉर्मूला 6 मंथ्स के लिए दिया है, देखो ड्राइंग्स इनटू रेट इनटू 6 डिवाइड बाय 100 डिवाइड बाय 100 इनटू मल्टीप्लाई बाय रेट, ठीक है? तो ये फॉर्मूला यूज करना है। नेक्स्ट है, इफ अ पार्टनर इंट्रोड्यूस कैपिटल इन द मिडल ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी कैलकुलेटेड ऑन द प्रोपोर्शनल टाइम पीरियड ओनली। अगर पार्टनर अगर कोई हो वो बीच में ही आता है, बीच में कैपिटल लाता है, तो उसका जो इंटरेस्ट है ना वो प्रोपोर्शनल टाइम पीरियड से कैलकुलेट किया जाता है। तो ये तो अभी आपको यहाँ पे है नहीं, 12th में आगे रहेगा आपको, ठीक? तो ये चीजें इतनी इम्पोर्टेंट नहीं रहती है, लेकिन पहले पहले मैंने जो आपको पॉइंट्स बताए, पहले जो 10 पॉइंट मैंने आपको बताए, 11 पॉइंट मैंने आपको बताए, वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और वो फाइनल अकाउंट है उसमें आपको आते ही आते हैं, ठीक है? इसमें से एक आध दूसरे पॉइंट पर आपको क्वेश्चन आता ही आता है, तो सारे पॉइंट्स आपको पता होने ही चाहिए जिससे आपका फाइनल अकाउंट टैली हो सके, ठीक है? आपको वीडियो कैसा लगा वो मुझे जरूर बताना। प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।